अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ज्यादा पैदावार के लिए गन्ना पेड़ी फसल लेने के लिए आवश्यक प्रबंधन। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसका खेती में लाभ। गाय भैंस में बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण पर जानकारी। किसान भाइयों, गन्ने की मुख्य फसल लेने के बाद दूसरे वर्ष ली जाने वाली गन्ने की पेड़ी फसल से भी अच्छी उपज ली जा सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि दूसरे वर्ष ली जाने वाली गन्ने की पेड़ी फसल का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। परंतु पेड़ी फसल से अधिक उपज लेने के लिए गन्ने की कटाई और कटाई के बाद कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, इस पर उचित जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर BS कंषाना। गन्ने की पेड़ी फसल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साधारणतः किसान भाई ऐसा मानते हैं कि गन्ने की पेड़ी फसल ब्याज की फसल होती है और उसमें किसी भी प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको सिर्फ काट के और दोबारा बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। मगर किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर हम गन्ने की पेड़ी फसल का भी अच्छे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उससे अच्छी उपज प्राप्त नहीं होगी। अगर हम उसको ढंग से प्रबंधित करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमें पूरी उपज प्राप्त होगी और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस मुख्य फसल की पेड़ी रखनी हो वह खेत बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से रहित होना चाहिए। साथ ही समुचित पौधे की संख्या आवश्यक है। मुख्य फसल काटने के बाद कई कारणों से पौधे की संख्या कम हो जाती है। पेड़ी फसल में कम से कम 27,000 झुंड हेक्टेयर होना चाहिए। पेड़ी ईख की खेती के लिए उन्हीं प्रभेदों को चुनना चाहिए जिसमें अंकुरन करने एवं कल्ले फूटने की अधिक क्षमता हो। इसके लिए हमें सर्वप्रथम गन्ने की कटाई से उसका ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी गन्ने की कटाई अपने खेत में कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गन्ना बिल्कुल ज़मीन के स्तर से कटे और बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार के ठूंठ बचे नहीं रहें। अगर उसमें ठूंठ रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाली फसल है उसमें हमें अच्छे गन्ने उससे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने खेत की कटाई के बाद एक बार पूरे खेत का अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहिए और उसमें जहाँ भी ठूंठ दिखाई दें उनको कुल्हाड़ी से या फावड़े से काट देना चाहिए। इसके बाद गन्ने की खेत में काफ़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक अवशेष हैं, वो उपलब्ध रहते हैं। उनका प्रयोग हमें अपने खेत में जैविक खाद के रूप में करना चाहिए और उन्हें जलाना नहीं चाहिए। जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में उपलब्ध हैं उनको एक तरफ करके उसके बाद उसमें जुताई करनी चाहिए और जुताई के बाद वापस उसी खेत में उसको फैला देना चाहिए और उसमें पानी लगाने के बाद अगर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो पदार्थ सड़ के खाद के रूप में हमारे खेत में प्राप्त हो जाते हैं और उससे हमारी फसल को अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ियों की छटाई एवं मेड़ तोड़ना। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो मुख्य फसल की कटाई जमीन की सतह से ही करनी चाहिए तथा बाद में मेड़ों को तोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से पेड़ी में कल्ले स्वास्थ्य तथा एक साथ निकलते हैं। इसके पश्चात ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी जड़ें कट जाए तथा नई जड़ों को विकसित होने का मौका मिले।
किसान भाइयों, मेड़ तोड़ने के बाद पत्तियों के बीच 200 क्विंटल कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद समान रूप से छींटकर देशी हल से जोतकर मिला दे। इस जुताई के साथ साथ 10 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से पेड़ी फसल को शुरू से कीटों से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा पर। किसान भाइयों, पेड़ी फसल में पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद ही रासायनिक उर्वरक का व्यवहार करें। जिस प्रकार से हमने गन्ने की मुख्य फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया था, लगभग उतनी ही मात्रा में हमें जो गन्ने की पेड़ी फसल है उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पड़ती है, जिसके लिए हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटाश की शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त अपने खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात शेष आधी मात्रा 2 टुकड़ों में 1 महीने बाद और फिर अगले 1 महीने बाद हम अपने खेत में खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हर स्थिति में 100 दिन की फसल अवस्था से पूर्व हमारे खेत में डाल दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाली जगहों को भरने पर। किसान भाइयों, पेड़ी की सामान्य फसल में ईख की पत्तियों में प्रति मीटर की दूरी पर 3 झुंड होने चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 38,240 झुंड प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। खाली स्थानों की संख्या अधिक होने पर अंकुरित ईख की रोपाई कर दे। खाली स्थान की भराई के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। पहली सिंचाई सूखी पत्तियों को जलाने के बाद पेड़ियों की छटाई कर करे। बाद की सिंचाई 3-4 सप्ताह के अंतराल पर इस प्रकार कुल 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतःकर्षण करना आवश्यक है। ठीक समय पर उचित तरीके से अंतःकर्षण करने से पेड़ी फसल के विकास में काफी सहायता मिलती है। प्रारंभ में 1-2 बार अंतःकर्षण खुरपी से तथा बाद में 3 फारा या 5 फारा हल से करे। मानसून की वर्षा के समय खेत में जल जमाव की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद जुलाई प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में जब गन्ने की फसल बड़ी हो रही होती है, उस वक्त हमें अपने खेत में बंधाई का कार्य भी करना चाहिए जुलाई और अगस्त के माह में, जिससे कि हमें हवा के कारण से जो फसल गिरने की समस्या है उससे बचा जा सके और हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से अगर हम अपने गन्ने की पेड़ी फसल का ढंग से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर गन्ने की फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे उन्हें फसल से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरता पर भी पड़ रहा है। परंतु ऐसे में किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके फसल से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाएं, इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी चौधरी। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा बनाई हुई खाद है। केंचुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे केंचुए हैं जो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर 6.5 फीट यानी 2 मीटर तक ज़मीन में जा सकते हैं। 90% वो मिट्टी खाते हैं और 10% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। दूसरे प्रकार के जो केंचुए हैं वो सतह पर चलते हैं। वो 90% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं और 10% मिट्टी को खाते हैं। अगर संसार भर में देखें तो इन केंचुओं की 3,627 जातों का पता है। हिंदुस्तान में 827 जातें मौजूद है। उसमें से 8 ऐसी जातें हैं जो खाद बनाने का काम कर रही है। 8 में से हमारे यहाँ के लिए 2 बेहतरीन हैं। एक है आइसोना फिटिडा और दूसरी है यूडिलस यूजिनी। ये दोनों ही प्रकार के केंचुए 60 से 65 दिन में खाद बनाते हैं और खाद की जो
ताकत होती है वो देसी खाद के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है इन सेंस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से लगाएं केंचुआ खाद की यूनिट, आइए जानते हैं। अब इसको बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। 2 चीज़ें, पहली तो इसको चाहिए छाया। छाया के लिए आप केलूपोस बना सकते हैं, आप टीन सेट लगा सकते हैं, आप उसको पक्का बना सकते हैं, छप्पर बना सकते हैं। दूसरा, एक क्यारी के लिए 40 लीटर पानी रोज चाहिए। बनाने के लिए आप इसको पक्का बना सकते हैं, ईंट का बना सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं। जैसे संसाधन आपके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आप इसको पक्का भी कर सकते हैं, ईंटों का भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट। लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों कि ये केंचुए ऊपर नीचे जो होते हैं वो 1.5 फीट तक हो सकते हैं, इनकी मैक्सिमम लिमिट है। इसलिए ऊंचाई 1.5 फीट ही आपको रखनी है, लंबाई चौड़ाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब भरने के लिए आपकी क्यारी तैयार है। आप सबसे पहले 3 इंच के बराबर मोटा कचरा जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, ज्वार बाजरे की कड़वी का, वो आप डाल सकते हैं और उसको पानी से गीला कर दें। उसके बाद 3 इंच गोबर, 10-15 दिन पुराना गोबर डाल के, पानी डाल के उसको ठंडा करना। ठंडा करने के बाद उसके अंदर केंचुए छोड़ने हैं। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 500 यानी आधा किलो, ये पूरा 6 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए 3 किलो यानी 3000 केंचुए की जरूरत पड़ेगी खाद बनाने के लिए। आप एक परात में लीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए पूरी में, जैसे बीज छिड़काव करते हैं। उसके बाद ऊपर का जो 1 फीट का आपका हिस्सा बचा, उसमें 2 हिस्सा कचरा और 1 हिस्सा गोबर को बाहर ठंडा करके कचरे मिक्स करें और इसमें भर दें। फिर दिन में हमेशा एक बार इसमें पानी आप देते रहें। 3-4 दिन बाद आपकी इस क्यारी में ऐसे लकड़ी डाल के देखें, अगर लकड़ी आराम से जा रही है इसका मतलब आपके केंचुए बराबर काम कर रहे हैं। लकड़ी जाने में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपके खाद जम गया है, तो आप पंजा लेके आप उसको ढीला कर दें। अगर आप ढीला नहीं करेंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट खाद कभी भी बनेगा नहीं। आप ढीला कीजिए, पानी दीजिए, 2 महीने बाद देखेंगे ऊपर चाय की पत्ती जैसा हो गया, इसका मतलब आपका खाद बन के तैयार है। उसमें आप इसमें जो ही पानी देना बंद करेंगे, ऊपर की परत सूखेगी, केंचुए नीचे नमी में मूवमेंट कर जाएंगे। तो 3 इंच को आप हटाइए, फिर 3 इंच को हटाइए, फिर 3 इंच, यानी 1.25 फीट तक आप हटा सकते हैं। 3 इंच को आपको नहीं हटाना है, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर ये केंचुए 6 से 8 गुना बढ़ते हैं। अगर आपका पानी मीठा है तो, पानी आपका खारा या मोटा है तो 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। आपके पास इतना मेटेरियल तैयार हो गया कि इस एक क्यारी से आप 4 क्यारी बना सकते हैं। और जो कचरा है आपके पास उपलब्ध है, उस कचरे से कंचन बनाकर आपकी खेती की जो लागत बढ़ रही है उसको कम कर सकते हैं। ज़मीन की जो ताकत कम हो रही है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देशी खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों, सब्जियों एवं फल वृक्षों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसके उपयोग से दीमक इत्यादि कीटों का प्रकोप भी नहीं होता है। किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग चाहे फसलों में करें, सब्जियों में करें, फलों में करें। अगर फसलों में करना है तो 1 बीघे के अंदर 1 क्विंटल, और सब्जी में करना है तो 2 क्विंटल प्रति बीघा प्रति फसल के लिए, और 3 साल के लिए करना है तो गोबर का तीसरा हिस्सा आप डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ खेती की लागत को कम करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग करना किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इससे बढ़िया चीज़ और कोई हो नहीं सकती किसानों के लिए। अगर आप पक्की बनाना चाहेंगे तो इसमें 2500 रुपये की लागत आएगी, और अगर आप ईंट की बनाना चाहेंगे तो उसकी 1500 रुपये की लागत आएगी, और बिल्कुल कच्चा आप बनाना चाहेंगे तो उसमें 500 रुपये की लागत आएगी। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए केंचुए कहां से मिलेंगे तथा सरकार द्वारा कितना अनुदान है, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। सब्सिडी अगर आप इसको कॉमर्शियल स्तर पर करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग सहायक निदेशक, ये 6 क्यारी अगर आप बनाते हैं ऐसी, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का अनुदान है। आप आपके जिले के सहायक निदेशक महोदय से संपर्क कर उससे उसका लाभ ले सकते हैं। अगर 1-2 क्यारी आप बना रहे हो तो उस पर सब्सिडी नहीं है, कॉमर्शियल स्तर पर ही सब्सिडी उपलब्ध है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
भारत 137 मिलियन टन दूध उत्पादन कर विश्व में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बने रहने के लिए हमारे पशुपालक और पशु वैज्ञानिकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दुधारू पशुओं के आहार और आवास के साथ साथ इनमें होने वाली बीमारियों से भी बचाया जाए। तो आज हम आपको इन दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा टीका कब लगाया जाए जिससे दुधारू पशु स्वस्थ रहे और दूध का उत्पादन प्रभावित न हो, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां एवं उनके टीकाकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप लोग जैसा जानते ही हो कि अभी सर्दी का मौसम लगभग खत्म होने वाला है, फरवरी माह खत्म होने को है। तो इस समय जो पशु में बीमारी हो सकती है उनके बारे में संक्षेप में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पशुओं में सर्दी के मौसम में खुरपका मुंहपका बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसको एफएमडी बीमारी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। तो जहाँ तक इस बीमारी की बात है तो इसमें जो सबसे मुख्य गौर करने लायक बात है वो ये है कि एक तो ये बीमारी 2 साल से बड़ी उम्र के पशुओं में बहुत तेजी से फैलती है और सामान्यतः उन्हीं को प्रभावित करती है। इस बीमारी के अगर लक्षणों की बात करें तो प्रभावित पशु जो रहता है उसके मुंह में छाले बन जाते हैं और मुंह में छाले बनने के बाद जब कभी वो चारा वगैरह खाने से फूट जाते हैं तो पानी बहने लगता है। इसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसके पशु के पैरों में भी छाले बन जाते हैं और पैरों में जो छाले बनते हैं वो जब फूटते हैं तो उनसे भी पानी बहता है और उनमें भी लाल रंग हमको दिखाई देता है शुरू की अवस्था में। बाद में धीरे धीरे ये छाले ठीक होने लगते हैं। तो कुल मिला के पशु मुंह में छाले की वजह से खाना पीना बंद कर देता है और पैर के छालों की वजह से वो चलना फिरना बंद कर देता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा पशु बीमार होकर एक जगह पर पड़ा रह जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण और ख़राब बात इस बीमारी में वो ये है कि इस बीमारी से पशु का जो दूध उत्पादन है वो लगभग 30 से 40% कम हो जाता है और परमानेंट कम होता है। तो इस परिस्थिति में अपने को ये देखना है कि यदि पशु हमारा बीमार हो गया है तो उसको सबसे पहले अन्य पशुओं से हमें अलग कर देना चाहिए। अलग करने के बाद में इसका सिम्टोमेटिक उपचार अपन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वायरस पर डायरेक्ट अटैक करने वाली कोई भी ड्रग या दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए हम लक्षणों के आधार पर इसमें उपचार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई पशु चिकित्सक देते हैं। उसके अलावा मुंह के और पैर के छालों की सफाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या कुएं में डालने वाली जो लाल दवा आती है उससे अपन जो छालों के घाव बन गए हैं उसकी सफाई करते हैं। इस प्रकार उसका उपचार करते हैं। अब बात आती है कि बचाव। देखिए, एक सामान्य कहावत कही जाती है कि बचाव हमेशा उपचार से अच्छा होता है, इसलिए पशुपालकों को ये प्रयास करना चाहिए कि ये बीमारी ही ना हो। इसके लिए पशु का टीकाकरण हमें करवाना चाहिए। पशु का टीकाकरण वर्ष में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर कराना चाहिए। चूँकि बीमारी सर्दी में फैलती है इसलिए इसका पहली बार टीकाकरण अगस्त सितंबर के महीने में करवा लें और दूसरी बार टीकाकरण ठीक 6 महीने बाद फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में अपन करा लें। इस प्रकार 6-6 माह के अंतराल पर यदि वर्ष में 2 बार अपन टीकाकरण करा लेंगे तो निश्चित ही रूप से इससे अपने को पशु को साल भर तक बचाए रख सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा दुधारू पशुओं में दूसरी बीमारी जो देखने को मिलती है वो है HS बीमारी। तो इस बीमारी की पहचान के लक्षण क्या है, इसका उपचार कैसे करना है तथा इसके बचाव के लिए टीका कब लगवाना है, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी जो पशु में हो सकती है वो HS होती है। उसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं और इस बीमारी में 2 साल से कम उम्र तक के पशु सामान्यतः प्रभावित होते हैं और बड़ी उम्र के पशुओं में ये बीमारी सामान्यतः नहीं होती। जहाँ तक लक्षणों की बात करें, पशु को बहुत तेज बुखार आता है। लगभग 104 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार पहुँच जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य लक्षणों की बात करें तो मुँह से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, आँख से पानी बहता है। कई बार पशु को दस्त भी लग जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अगर पशु चिकित्सक द्वारा ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु हो जाती है। अब ये इस बीमारी के सामान्य लक्षणों का उपचार की बात करें तो 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है लगातार, और इस प्रकार से अगर हम पशु को ट्रीटमेंट देते हैं या उपचार कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पशु बच जाता है। अब इस बीमारी के बचाव की अगर बात करें तो बचाव के लिए इस बीमारी में अपन वर्षा पूर्व टीकाकरण कराते हैं। मतलब बरसात आने से लगभग 1-2 हफ्ते पहले इसका टीकाकरण ठंडे समय में मतलब सुबह या शाम में कराते हैं। तो इस टीके को लगवाने के पश्चात हमारा पशु लगभग 1 वर्ष तक इस बीमारी से ग्रसित नहीं होता। अतः वर्षा पूर्व टीकाकरण के समय जब पशु चिकित्सा विभाग द्वारा अभियान चला के टीकाकरण किया जाता है उस समय टीकाकरण इस बीमारी के प्रति करवा लें तो साल भर अपने पशु को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरह इन दुधारू पशुओं में एक और बीमारी देखने को मिलती है, वे है BQ बीमारी।
तो इस बीमारी की पहचान के लक्षण कौन-कौन से हैं और इसका उपचार किस तरह से करना है तथा इसके बचाव के लिए टीका कब लगवाना है, आइए आपको बताते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक क्वार्टर या एक टंगिया बुखार बोलते हैं, वो बीमारी और पशुओं में होती है। वो बीमारी भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इस बीमारी में ऐसे पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनके शरीर के पीछे के पैर भारी होते हैं। पीछे के पैर भारी से मतलब ऐसे पशु जिनके शरीर के पीछे के पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, मतलब हष्ट-पुष्ट होते हैं या मोटे ताजे कह लें आप लोग देसी भाषा में। सामान्यतः अच्छी मजबूत कदकाठी वाली भैंस, गाय और बैलों में सामान्य बैल, पड़ा, सांड, इन सब में बीमारी सामान्यतः तेजी से फैलती है। इस बीमारी में लक्षणों की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि पशुओं को चोट लग जाती है और चोट के थोड़े बहुत घाव शरीर की बाहरी सतह पर रहते हैं, तो ये बीमारी के जो बैक्टीरिया उस घाव में प्रवेश कर जाते हैं और जो मांस रहता है उसको खाने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैर की पीछे के पैर की विशेषकर मांसपेशियों में वो गैस टाइप की भरी हुई प्रतीत होती है और इसको अगर अपन दबा के ऊपर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि मांसपेशियों में हवा भरी हुई है। क्रिपिटेटिंग एक साउंड आती है अगर उसको दबा के अपन हाथ से देखें, तो उस परिस्थिति में हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि ये ब्लैक क्वार्टर बीमारी है। इस बीमारी के जहाँ तक उपचार की बात करें, अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ जाए तो इसका उपचार हो जाता है, लेकिन सामान्यतः ये पकड़ में नहीं आती प्रारंभिक अवस्था में और काफ़ी देर हो जाती। उस समय सिर्फ पशु के पैर को काटना ही एक उपचार होता है और कटे हुए पैर का पशु आर्थिक रूप से किसी हमारे काम का नहीं होता। इसीलिए इस बीमारी से भी अपने को बचाव का तरीका अपनाना चाहिए। बचाव के लिए ब्लैक क्वार्टर या BQ बीमारी का टीकाकरण बरसात से पहले ही कराया जाता है और इसके टीके की क्षमता लगभग 1 वर्ष तक होती है। मतलब बरसात से पहले लगवा लिया तो 1 साल तक बरसात से पहले तक ही अपने को इससे सुरक्षा मिल जाती है और अगली बार पुनः बरसात से पहले लगवा लें, तो इस प्रकार हम इस बीमारी से अपने पशु को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम पनागर, जिला जबलपुर के कृषक पवन कुमार ने। यह सूकरों की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सूकर पालन का लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि इससे एनिमल प्रोटीन भी बहुत आसानी से मिल जाती है और सस्ते कीमत पर मिलती है और गरीबियों को आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसका ये जो नस्ल का है, हर एक क्षेत्र के अलग अलग नस्ल है। हम लोग यहाँ पर एक TND नस्ल का सूकर विकास किए हुए हैं जो कि काले रंग का होता है। अधिकतर क्षेत्र में लोग काले रंग का सूअर पसंद करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसका बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होता है। एक बार में करीब 8 से 12 बच्चा देती है, साल में 2 बार बच्चा देती है। बच्चे की बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है और साल भर में इसका वजन करीब करीब 1 क्विंटल के आसपास हो जाता है। किसान भाइयों, सूकरों के आवास की नियमित सुबह और शाम के समय साफ सफाई करनी चाहिए तथा सप्ताह में 1 बार लाल दवा से फर्श और दीवार की धुलाई करनी चाहिए। इससे सूकरों में रोग नहीं होता है और इनकी शारीरिक वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होता है। दूसरा, आवास की व्यवस्था। आवास भी माने कि यदि ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो ये जमीन को तोड़ते रहता है। आवास सस्ता साफ सुथरा बनाना है। इसका भीतरी भाग जो है 1/3 भाग माने कि बंद रहना चाहिए, 2/3 भाग खुला रहना चाहिए और जमीन को एकदम पक्का कर देना है। तीसरा है ये संतुलित आहार की व्यवस्था। और सूकरों में चाहे कोई भी पशु में खाने पर बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, उसको किसान को कम से कम करना है। तो हमारे सूकर जो है सब तरह के खाना का, जितने आपको ऑर्डिनरी घास है, चाहे आप आलू के दिन में आलू का पत्ता निकल गया, गोभी का पत्ता निकल गया, शकरकंद का पत्ता निकल गया, सब खा करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तब वो कोशिश करना है कि सवेरे में पहले आपको 12 बजे तक किसी घास को जो बेकार दाना उसी को खिलाना है। 12 बजे के बाद ही थोड़ा सा दाना उसको देना है, तो उससे आपको खाने में बचत काफी हो जाएगी। सूकरों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उनके आहार में हरे चारे के अतिरिक्त दाने और खनिज लवण का भी समावेश करना होता है। लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले सूकर को 1.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। सूकरों के राशन में प्रयोग किए जाने वाले अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है:
अलावा सूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों या मैसों से बचा भोजन की झूठन भी खिला सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खिलाने से आहार में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। चौथा है माने कि रोगों की पहचान, उनके रोकथाम को पाए। यदि आप उसको बीमारी का रोकथाम नहीं करेंगे तो उससे भी आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो सूरों में दो बीमारियां होती है। एक तो बीमारी स्वाइन फीवर है, सुकर ज्वर जिसे कहते हैं अपना, वो तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि यदि बीमारी हो गया तो कोई उसका इलाज नहीं है और 80 से 90% आपके सुकर मर जाएंगे। उसके लिए एक स्वाइन फीवर टीका होता है जो कि माने चमड़े में दिया जाता है और एक बार देते हैं तो आपको माने एक साल उसकी इम्यूनिटी रहती है। दूसरा दवा है फुट एंड माउथ डिजीज। ये भी माने खास करके जाड़े के दिन में ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो जो भी किसान भाई यदि रखे हैं फुट एंड माउथ डिजीज का टीका नहीं लगा है, ये तो आसानी से बाजारों में उपलब्ध है फुट एंड माउथ डिजीज, उसको अवश्य लगाते हैं। अब फुट एंड माउथ डिजीज को मांस में लगाना है, चमड़े में लगाने से स्वाद इसको रिएक्शन होता है, तो उसको मांस में लगाइए हर एक 6-6 महीना पर। छोटे बच्चे को 1 ml, बड़े को 2 ml और जो जैसा है अपना उस हिसाब से अपना ये करिए। तो 2 टीकाकरण आप लगाएंगे तो उससे आपको माने कि हमेशा जानवर स्वस्थ रहेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे बाजार भाव हेतु चना फसल की कटाई, गहाई व मड़ाई के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। अमरूद की सघन बागवानी करने के लाभ तथा प्रूनिंग के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।